students and welcome back to our TPA series Transfer of Property Act के lectures जहां हम डिस्कस करते हैं. So up till section 25 हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने बात करी कंडीशनल ट्रांसफर की. यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझा. सेक्शन 20 जो बात करता है अनबॉर्न पर्संस में वेस्टेड इंटरेस्ट की, वो सेक्शंस डिस्कस किए. उसके बाद 21 के बाद कुछ सेक्शन जो है 22, 23, 24 ये सारे सेक्शंस बात करते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट में अलग अलग तरीके की कंडीशंस की, उनकी भी बात करिए. 22 से क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. लेट मी जस्ट ओपन दैट, गिव मी अ मिनट. तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट. 22 से एक बार वापस से रिवीजन करके स्टार्ट करते हैं, एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग विद द कंडीशनल ट्रांसफर्स. 22 क्या बात करता है? वेस्टेड एंड कंटिंजेंट पहले तो हमने डिस्कस कर लिया था. वैसा इंटरेस्ट जो कि इवेंट के होने के बाद इमीडिएटली अक्रू कर जाए उसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट कह रहे हैं. और इवेंट के होने या ना होने पे जो डिपेंडेड है, अगर होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं. तो जब तक वो इवेंट हो नहीं जाते उस दौरान जो इंटरेस्ट है उसे हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट कह रहे हैं. नाउ कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में बदल जाता है कब? जब वो अब तक किसी इंडिविजुअल के पास, जैसे किसी ने कहा कि भाई जब तुम्हारी शादी अगर एक सर्टेन पर्सन से एक्स से हो जाएगी तब तब तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी. तो तब की बात की गई है कि जब वो इवेंट होगा तब प्रॉपर्टी मिलेगी. तो तब तक जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, बिकॉज ये इवेंट अनसर्टेन है, शादी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो तब तक के लिए जो इंटरेस्ट है ये है कंटिंजेंट. अब अगर शादी तय हो जाती है उससे या शादी हो जाती है तो ये कंफर्म हो गया, तो शादी होने के इंस्टेंटली बाद जो इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा उस पर्सन में वो हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट. तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट इवेंट के हैपनिंग के बाद जब बदल जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट में. यहां तक हमने डिस्कस कर लिया. तो नाउ सेक्शन 22 जो बात करता है ऐसी कंटिंजेंट इंटरेस्ट की, जिसमें जो कंडीशन है वो क्या लिखी गई है. पहली चीज तो वो की हुई ये कि वो एक क्लास के बारे में बात करता है. एक क्लास को कंटिंजेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है. और दूसरा क्या कंडीशन क्या है? अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज. मतलब कंटिंजेंट इंटरेस्ट का जो कंडीशन है वो इवेंट ये रखी गई है कि भाई जब वो क्लास के मेंबर्स एक सर्टेन एज के होंगे तब जाके उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब होगी. तो वही बात ये कह रहा है सेक्शन 22 डील्स विद द ट्रांसफर मेड टू अ क्लास वेयर द बेनिफिट इज टाइड टू अ स्पेसिफिक माइलस्टोन. माइलस्टोन क्या है? अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज. ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 22. 23 क्या कह रहा है? ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. नाउ सेक्शन 23 क्या कह रहा है? ये बताता है, इट आउटलाइंस व्हाट हैपेंस व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इज टाइड टू अ स्पेसिफिक इवेंट. मतलब इवेंट जो है वो अनसर्टेन जरूर है लेकिन स्पेसिफाइड है, मतलब बताई हुई चीज है. इवेंट बताया गया है कि ये है, लेकिन वो सर्टेन, वो स्पेसिफाइड इवेंट अनसर्टेन है कि वो होगा कि नहीं होगा. इस चीज से जुड़ी हुई है. ठीक है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जहां पे ओनरशिप यानी जो ट्रांसफर होना है वो किसी स्पेसिफिक इवेंट में, मतलब इवेंट के बारे में पता है लेकिन वो कब कब होगा वो नहीं पता. अनसर्टेन मतलब होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स. जैसे इवेंट का होना या ना होना दोनों चीजें हैं, तो उस इवेंट के अगर अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग पे, ऑन हैपनिंग मतलब उसके होने पे जब कंडीशन क्या लगे कि इवेंट हो जाएगी, कंडीशन प्रीसीडेंट क्या कह रहा है? इवेंट मस्ट अकर बिफोर द प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली मूव टू द पर्सन रिसीविंग इट. मतलब किसी इवेंट की हैपनिंग पे, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया कि शादी जब होगी, तो शादी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं. लेकिन अगर शादी होगी ये कंफर्म है तो ये क्या हो जाएगा? इवेंट की हैपनिंग पे, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर नीड्स टू अक्रू टू अ स्पेसिफिक पर्सन
if a specified uncertain event shall happen and no time is mentioned for the occurrence of that event, the interest fails unless such event happens or at the same time as the intermediate or precedent interest cease to exist. मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर जो इवेंट है कंटिजेंट इंटरेस्ट में, हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, वो इवेंट अनसर्टेन है, वो होगा या नहीं होगा, इवेंट अनसर्टेन होता है, कंटिजेंट इंटरेस्ट में वही होता है, लेकिन कह क्या रहा है ये सेक्शन कि भाई लेकिन जो कंडीशन है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो किस चीज पे बेस्ड है, जब हम कंटिजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें होती है, इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों होती है, दिस वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर आल्सो, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग दोनों चीजें हो सकती है, मतलब इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं। कंटेंजेंट के केस में ये है, तो सेक्शन 23 कह रहा है कि कंटेंजेंट इंटरेस्ट के केस में जब अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे बेस्ड अगर कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये चीज अगर होगी तो वो इंटरेस्ट कब अक्रू करेगा, अगर वो इंसिडेंट वो जो इवेंट है वो हो गया, वो नहीं होता है तो वो इंटरेस्ट अक्रू नहीं करेगा। वही चीज क्या है, ट्रांसफर ओनली बिकम्स इफेक्टिव इफ एंड व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस, क्योंकि हैपनिंग बेस्ड है। हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि इवेंट हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो इवेंट के हैपनिंग पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो इवेंट के नॉन हैपनिंग पे, वही सेम चीज है। इंटरेस्ट को अगर कॉन्ट्रैक्ट से समझ लें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 23 कह रहा है इवेंट के हैपनिंग पे बेस्ड अगर इंटरेस्ट है तो तब तक वो इंटरेस्ट अक्रू नहीं होगा जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता। ट्रांसफर ओनली बिकम्स इफेक्टिव इफ एंड व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस, इवेंट जब हो गया उसके बाद ट्रांसफर हो सकता है, उसके बाद इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा, तो वहां पे ट्रांसफर हो सकता है ना। सेक्शन 23 के लिए एसेंशियल्स क्या क्या है, सबसे पहले तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैसे होती है, देयर मस्ट बी एन एक्टिव इंटेंट टू ट्रांसफर इंटरेस्ट, सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्राइमरी चीज है कि पहले तो इंटेंशन ट्रांसफर करने का होना चाहिए। दूसरा 23 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इवेंट है वो अनसर्टेन है, इवेंट मस्ट बी समथिंग दैट माइट और माइट नॉट हैपन, जैसे कोई चीज हो भी सकती है नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल जिससे भी हमने इवेंट किया मैरिज, शादी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब हम डेथ की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ह्यूमन की डेथ, तो वो डेथ सर्टेन है कि वो होगा, बस टाइम नहीं पता कि होगा कब होगा, वो आज होगा, वो 10 दिन बाद, वो 6 महीने बाद, वो 1 साल बाद, या वो 6 साल 10 साल बाद, टाइम नहीं पता, पर डेथ इज सर्टेन। लेकिन किसी इंसान से शादी होना ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी अनसर्टेन है। तो किसी ऐसे इवेंट पे बेस्ड हो जो कि अनसर्टेन है, वो हो भी सकती है वो नहीं, उसकी कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, इवेंट अनसर्टेन है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बता रहा है कि भाई इवेंट के हैपनिंग पे है, इवेंट के हैपनिंग पे वो इंटरेस्ट अक्रू करेगा, द इंटरेस्ट वेस्ट ओनली आफ्टर द कंडीशन इज सैटिस्फाइड, क्या चीज है, हैपनिंग ऑफ इवेंट। कंडीशन जब फुलफिल हो गया, कंडीशन क्या थी, हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इवेंट का होना, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फिर अक्रू कर जाएगा ट्रांसफर के लिए, प्रॉपर्टी के एक्चुअल ट्रांसफर के लिए। नाउ बिफोर द इवेंट हैपेंस द ट्रांसफरी हैज अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट नॉट एन एब्सोल्यूट वन, जब तक वो चीज हुई नहीं, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, जब तक वो इवेंट हुई नहीं है तब तक क्या है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, लेकिन इवेंट हो गया तब क्या हो गया, तब वो इंटरेस्ट वेस्टेड हो गया, मतलब इमीडिएटली अब इंटरेस्ट उसके पास आ गया, और जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ या तो उसको हो सकता है या बाद में हो सकता है, जैसे भी अकॉर्डिंग टू द नीड्स जिस भी तरीके का है। Once the event happens, the interest transforms from contingent to vested. ठीक है? If the event becomes impossible, अब अगर क्योंकि इवेंट की हैपनिंग पे था, इवेंट की हैपनिंग पे था वो बेस, तो इवेंट हो गया मतलब क्या, वो कंडीशंस मीट हो गए, कंडीशंस मीट होने का मतलब है कि अब कंटिंजेंट वेस्टेड बन गया। लेकिन अगर कंडीशंस मीट नहीं होते हैं, यानी क्या होता है, कंडीशन क्या थी, इवेंट की हैपनिंग, कुछ ऐसा होता है जिससे उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाए, तो अब कंडीशन को तो फेल होना कंफर्म है, कंडीशंस मीट हो ही नहीं सकती क्योंकि इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया। जैसे जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं, किसी, जैसे मैंने कहा एग्जांपल में कि एक स्पेसिफिक इंसान से शादी, ठीक है, तो अब अगर उस इंसान की ही डेथ हो गई तो भाई अब ये इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है, ये हो ही नहीं सकता। इस केस में क्या होगा, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल द ट्रांसफर फेल्स एंटायरली, कंप्लीटली जो ट्रांसफर है वो फेल कर जाएगा। अब मतलब कंटिंजेंट भी था वो भी खत्म हो गया, कोई ट्रांसफर नहीं होगा।
वैसे वही एग्जांपल्स दे रखे हैं। सेक्शन 24। 24 क्या कहता है? ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्संस एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। मतलब किस बारे में बात कर रहा है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट में ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है, कुछ लोग सर्टेन पर्सन कंफर्म लोगों के बारे में जो एक गिवन टाइम गिवन है, टाइम स्पेसिफाइड है, उस पॉइंट इन टाइम तक सरवाइव करते हैं। द सेक्शन डील्स विद ट्रांसफर्स टू अ क्लास ऑफ पीपल, क्योंकि सर्टेन पर्सन लिखा है, एक इंडिविजुअल नहीं, एक क्लास की बात कर रहे हैं। कंफर्म क्लास में ऐसा नहीं है कि वो लोग अनलिमिटेड है, नहीं, वो कंफर्म है। जैसे अगर कह रहे हैं हम ग्रैंड सन, ठीक है, तो जितने ग्रैंडसन होंगे सारे, अगर 4 लोग सारे आ जाएंगे। नेफ्यू, 10 नेफ्यू हैं, सब काउंट हो जाएंगे इसमें। ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, तो जितनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, तो बस वही चीज है, क्लास की जब हम बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लोग हैं, तो उस क्लास के बारे में बात करना है। वेयर द राइट टू प्रॉपर्टी इज कंटिंजेंट ऑन सर्वाइवल। सर्वाइवल की बात की मतलब उस एज तक, ये जब हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट पढ़े थे, ये सारे एग्जांपल्स हमने तभी एग्जांपल से समझा था कि भाई अभी हमने क्या देखा, ऊपर वाले केस में क्या दिया हुआ है कि इवेंट जो है, इवेंट की हैपनिंग पे, ठीक है, 24 क्या कह रहा है कि भाई एक क्लास की बात हम कर रहे हैं, और क्या रहा है कि वो ट्रांसफर तब होगा जब उस क्लास के लोग इतने एज तक सर्वाइव करेंगे, जहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो किस चीज पर डिपेंडेंट है? सर्वाइवल पे, कि उस एज तक अगर पहुंच पाए। where a transfer is made to a group class, ठीक है, but the interest is limited to those who are alive at a specific time or event, only the survivors at that exact moment gain the interest। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि भाई क्या लिखा है, कंटिजेंट इंटरेस्ट, कि अगर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, उसके बाद क्या है कि जो लोग अगर 18 साल तक, एक क्लास के बारे में बात हो रही है, ग्रैंडसन्स के बारे में, कि ग्रैंडसन में जो भी 18 जब पहुंचेंगे तो उन्हें मिलेगा। अब अगर 4 ग्रैंडसन है, उसमें से 2 सरवाइव ही नहीं कर पाए, तो तब तो उनकी बात ही नहीं है, वहां पे खत्म हो गया, ये उनके लिए इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। उसके बाद जितने पहुंच पाए उन्हें मिलेगा उनका शेयर। वही चीज कह रहा है कि जो इवेंट दिया हुआ है, अगर इवेंट क्या है, हम बात करें यहाँ पे सर्वाइवल की, मतलब एक स्पेसिफिक एज तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक सर्वाइवल की बात हो रही है, उस पॉइंट इन टाइम तक जो इंसान, जो क्लास के जो भी पर्सन हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो सर्वाइव जितने करेंगे उसमें, उन सब का राइट बनेगा ट्रांसफर के लिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। until the event occurs the interest is contingent not vested। जब इवेंट हो जाएगा तब क्या हो गया, वेस्टेड हो गया। मतलब अगर 4 ग्रैंडसन है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, ठीक है, 4 ग्रैंडसन है कि भाई इस पूरे क्लास के लिए बनाया गया है इंटरेस्ट, ठीक है, कि वो जब 15 इयर्स के होंगे तब उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए। अब 4 में से किसी वजह से 3 की डेथ हो जाती है, तो सिर्फ एक बचा, एक बचा ही। उन सब कंटिंजेंट इंटरेस्ट सबके पास था, लेकिन बचा सिर्फ एक 15 साल तक, तो जब वो 15 साल का होगा उसके पास क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। वो कंटिंजेंट उसके लिए क्या बन गया, इवेंट पूरा हो गया, तो क्या हो गया उसके लिए, वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। बस वही चीज कह रहा है। 21 में जो कंटिंजेंट हमने पढ़ा कि भाई कंडीशन के हैपनिंग नॉट हैपनिंग पे डिपेंडेड है, उसके लिए हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे, वही वेरियस सिनेरियोस जो है एक एक करके के एग्जांपल में दे दिया है। 22 में बात कर रहा है क्या, कि एक पर्टिकुलर एज के सर्वाइवल तक, ठीक है, वही सर्वाइवल के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर एज तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। 23 बात कर रहा है कि किसी इवेंट की हैपनिंग पे। 24 बात कर रहा है कि किसी इवेंट के होने तक जो लोग सर्वाइव करेंगे, वेयर ऑन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर नीड्स टू अक्रू टू सच ऑफ सर्टेन पर्संस क्लास बात हो रही है, एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम as shall be alive when the intermediate or precedent interest cease to exist unless a contrary intention appears। जैसे देखिए क्या कह रहा है, illustration दिया हुआ है, A transfers property to B, ठीक है, क्या हो रहा है, A ने ट्रांसफर किया B को, किस लिए, फॉर लाइफ, लाइफ इंटरेस्ट है। अब हमें पता है किसी भी क्लास को ऐसे लेने के लिए, अनबॉर्न को, किसी के लिए भी जब हम बात करें वेस्टेड या कंटिंजेंट की, तो लाइफ इंटरेस्ट तो पहले क्रिएट करना ही है, ठीक है। एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी, बी की डेथ के बाद सी को एंड डी दोनों को, ठीक है, क्या कह रहा है, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, लाइफ इंटरेस्ट बी के पास है, एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी, बी के बाद
दोनों के पास चलेगा, इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम, 50-50% हो जाएगा। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं, मैंने पहले भी ये चीज कही थी प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जब एक क्लास की बात होगी तो उनके बीच शेयर्स डिवाइड हो जाएंगे। और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, अगर दोनों रहे तब तो दोनों, बी की डेथ के बाद जो भी रहा, इवेंट क्या है, बी की डेथ, उसकी डेथ के बाद जो भी रहा, अगर दोनों रहे तो दोनों में 50% दोनों के पास। या लिखा क्या है, और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, या इसकी डेथ के बाद जो बचा उसे, या तो दोनों रहे तो दोनों को, या जो भी बचा जो सर्वाइवर है उसे। सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी। अब होता क्या है, सी की डेथ हो गई, ट्रांसफर के पहले ही सी की डेथ हो गई, तो अब क्या, यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। डी सर्वाइव्स बी, एट बी इज डेड द प्रॉपर्टी पासेस टू डी। वही चीज कह रहा है, सर्वाइवल की बात कर रहा है कि इवेंट जो गिवन है, उस इवेंट तक जो सर्वाइव करेगा उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। बाकी तो फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर रहे तो वहां बात ही नहीं होती है, वहां पे तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। इसलिए 21 से ही कोरिलेटेड ये सारे सेक्शन है, यहाँ तक 24 तक वेरी इजी, जो कि बहुत इजी सेक्शन है। वेस्टेड में जैसे हमने देखा कि भाई इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है, तो कंटिंजेंट में कह रहा है कि भाई इवेंट के होने या ना होने पे, अगर इवेंट हो जाता है तो ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात क्या कह रहा है, सेक्शन 23 की, इवेंट हो गया, अनसर्टेन इवेंट है, हो जाता है तो तब ट्रांसफर हो जाएगा, तब कंटिंजेंट वेस्टेड बन जाएगा। अब अगर इवेंट की बात जो कर रहे हैं वो क्या है, एक क्लास के लिए ट्रांसफर है, और उसमें से क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर एज तक पहुंचने के लिए, कि जो लोग इस एज को अटेन करेंगे तो फिर ट्रांसफर होगा, तो जब जब जो उस एज को अटेन करेगा उससे ट्रांसफर होगा। 24 क्या कह रहा है, इवेंट के होने तक जो लोग सर्वाइव करेंगे, जो सर्वाइव करेंगे उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, जो नहीं करेंगे उनको ट्रांसफर नहीं हो सकता। एसेंशियल्स क्या क्या है सेक्शन के लिए, पहले तो ग्रुप के लिए ट्रांसफर है, पीरियड या इवेंट स्पेसिफाइड है, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि भाई उसकी लाइफ तक, मतलब उसकी डेथ तक, ठीक है, टाइम फ्रेम या अकरेंस, इवेंट दे रखी है या टाइम दे रखा है, जैसे डेथ ऑफ लाइफ इंटरेस्ट होल्डर एग्जांपल में जो दिया था। सर्वाइवल कंडीशन, सर्वाइवल मतलब क्या, जो इंसान बच रहा है, जो सर्वाइवर है उसे ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर explicitly or implicitly requires the person to be alive at the time to inherit। सेक्शन 25 नाउ, सेक्शन 25 क्या है, ये चीजें हमने पहले ही पढ़ ली थी, इसे अपन से थोड़ा और डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर जब आप ये सारी चीजें आप लोग देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। ये क्या कह रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर, मतलब कंडीशन के बेसिस पे ट्रांसफर। अब कंडीशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्या हम अभी तक जिस तरीके के ट्रांसफर की बात करते हैं वो कंडीशन बेस्ड नहीं था, कंटीजेंट की जब हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि इवेंट के होने या ना होने पे, इवेंट क्या है, कंडीशन ही तो है, ये चीज पूरी हुई है, कंडीशन पूरी हुई अगर तो होगा, नहीं तो नहीं, वही चीज तो है। तो यहाँ अलग क्या है, ये अलग से क्यों दे रखा है, देखिए क्या कह रहे हैं सेक्शन 25, interest created on a transfer of property and dependent upon a condition fails if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law or is of such a nature that if permitted would defeat the provision of law or fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another or the court regards it as immoral or opposed to public policy। ठीक है, अभी तो जो हमने देखा वो भी तो कंडीशंस की बात कर रहे थे भाई। क्या कहा अभी जब हमने सेक्शन 10 11 ये सारे पढ़े थे, वहां भी हमने कंडीशंस की बात करी थी, कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करी थी, कि अगर सब्सिक्वेंट कंडीशन लगाए जाते हैं कि एलिनेशन नहीं हो सकता तो वो सारे कंडीशंस वॉइड हो जाएंगे, ये हम पहले भी देख रहे हैं। कंटीजेंट में भी हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, कंडीशन लगाया गया है प्रेसिडेंट, मतलब सब्सिक्वेंट और प्रेसिडेंट हमने पहले ही पढ़ा था, कंडीशन सब्सिक्वेंट कंडीशन प्रेसिडेंट, कि कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब ट्रांसफर के पहले आने वाला, सब कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब ट्रांसफर के बाद आने वाला। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि ट्रांसफर होने के लिए इस कंडीशन का होना जरूरी है, पहले एक कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके ट्रांसफर होगा। यही सारी चीजें कंटीजेंट में थी ना। सेक्शन 25 जो है कंडीशनल ट्रांसफर, वो क्या कह रहा है, वो कहता है भाई कि अगर किसी इंसान के लिए एक ट्रांसफर, उसके एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट जो है वो किसी कंडीशन पे डिपेंडेड है। ऐसे कंटीजेंट में हम देखा क्या है, कंटीजेंट में कंडीशन ही तो लगाई जा रही है किसी फेवर, तो सेक्शन 25 यही कह रहा है कि किसी इंसान के फेवर में एक कंडीशन, एक इंटरेस्ट अक्रू हुआ। अब वो इंटरेस्ट के ट्रांसफर का क्या है कि भाई ऐसा है कि प्रॉपर्टी तक ट्रांसफर होगी जब ये कंडीशन फुलफिल होंगे, ठीक है। कंडीशन कैसे हैं,
कंडीशन क्या क्या कह रहा है कि अगर इनमें से किसी नेचर के हैं, जो दे रखा है यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कंडीशन को या तो फुलफिल करना इम्पॉसिबल है, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल, फर्स्ट चीज, ठीक है। दूसरा, फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कंडीशन ऐसी है जो लॉ कहता है कि इसको नहीं फुलफिल किया जा सकता। मतलब अगर किसी ने गैम्बलिंग के ऊपर कोई ट्रांसफर का है, भाई अगर इस गैम्बलिंग में जीत गए तो प्रॉपर्टी तुम्हारी, तो ये कंडीशन ही इनवैलिड है, कंडीशन ही वैलिड नहीं है। तो कंडीशन क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ, कंडीशन लॉ मना करता है कि भाई गैम्बलिंग वैलिड नहीं है। तो कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, या कंडीशन और कैसी हो, या ऐसी हो कि अगर उसको अलाउ किया गया दैट वुड डिफीट एनी लॉ, मतलब लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है, लॉ का ऑब्जेक्टिव जिस पर्पस के लिए वो लॉ बनाया गया वही डिफीट हो जाए, या फ्रॉडलेंट, उस कंडीशन से फ्रॉड कमिट हो रहा हो, या किस चीज के लिए हो, किसी की उस इंटरेस्ट से किसी और पर्सन या प्रॉपर्टी को, या किसी और की पर्सन या प्रॉपर्टी को कोई इंजरी पहुंच रही हो, या फिर इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। मतलब क्या, कंडीशंस का टाइप बता रखा है कि इन इन कंडीशंस का नेचर की, अगर इन पांच में से किसी नेचर का कंडीशन है जो लगाया गया है ट्रांसफर पे इंटरेस्ट के अराइज होने के लिए, भाई इंटरेस्ट तब अराइज होगा जब कंडीशन इनमें से किसी एक तरह का होगा, तो क्या हो जाएगा, वैसा ट्रांसफर जो है वो कंडीशन फेल हो जाएगा, कंडीशन वॉइड हो जाएगी, कंडीशन वॉइड हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, ए लेट्स अ फार्म टू बी, ए क्या कर रहा है, बी को फार्म देता है ऑन कंडीशन, कंडीशन किस, यहाँ ट्रांसफर हो रहा है उसे दिया, कंडीशन क्या लगा रखी है, दैट ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर, 1 घंटे में 1 माइल चल ले, ऐसा पॉसिबल है, 1 घंटे में कोई 1 माइल कैसे चल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली कंडीशन आ गई, द कंडीशन इज इम्पॉसिबल। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लीज वॉइड हो गया। तो यही कह रहा था, जैसे एग्जांपल ये चीज क्लियर हुई कि भाई सेक्शन 25 की बात कह रहा है कि अगर जो कंडीशन लगाई गई है वो इनमें से किसी नेचर की है, या तो उसका फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते जैसे इस एग्जांपल में दिया है, या ऐसा है जो लॉ के अगेंस्ट है, या ऐसा है जो कि फ्रॉड, कहीं से उससे फ्रॉड कमिट हो रहा है, या इमोरल है, इनमें से किसी भी इस तरीके के नेचर का अगर है तो कंडीशन तो वॉइड होगी, कंडीशन फेल हो गया, साथ ही साथ वो ट्रांसफर जो है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लिख ही रहा है, इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट ऑन अ कंडीशन फेल्स, इंटरेस्ट फेल कर जाएगा, ट्रांसफर क्या है, वॉइड हो जाएगा। इंटरेस्ट भी जो था कंटिजेंट किस चीज पे था, जैसे दिया था कि भाई तुम्हें, ठीक है, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर तुम, इसमें क्या था कि तुम्हें लीज पे वो चीज मिल जाएगी, वो प्रॉपर्टी, अगर तुम 1 घंटे में 1 माइल चल लिए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, उस चीज को करना पॉसिबल ही नहीं है, तो कंडीशन की फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल है। तो कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन वॉइड होगी, कंडीशन के वॉइड होते जो ट्रांसफर है, वो जो इंटरेस्ट अराइज हुआ था वो भी फेल कर गई, तो ट्रांसफर अब नहीं हो सकता, इंटरेस्ट फेल कर गई। देखिए क्या है, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन प्रेसिडेंट। जब हम कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं, जहां पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कंडीशन हमेशा प्रेसिडेंट है, ठीक है, हमेशा कंडीशन प्रेसिडेंट है। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि भाई इसके होने पे, वो हमेशा कंडीशन प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि इंटरेस्ट कब अराइज हो रहा है, जब वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, चाहे हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें, चाहे हम कंटिजेंट इंटरेस्ट की बात करें, दोनों में जो कंडीशन लगाए जा रहे हैं, वेस्टेड में भी क्या था, इवेंट के हैपनिंग पे, यही चीज है कि वो स्पेसिफाइड इवेंट है, वो जब होगी, पर होगी ये पता है, इवेंट सर्टेन है, बस टाइम नहीं पता है क्या है, स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट, द टाइम इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। तो जो कंडीशन लगाई गई, चाहे वो वेस्टेड में हो चाहे वो कंटिंजेंट में हो, दोनों में, कंटिंजेंट में तो इवेंट भी अनसर्टेन है, लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है, हमेशा कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब कंडीशन पूरी होगी तब जाके इंटरेस्ट अराइज होगा। ऐसी चीज की बात कह रहा है कि भाई कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन हमने पढ़ा था दो तरीके का, कंडीशन सब्सिक्वेंट और दूसरा क्या था, कंडीशन प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट मतलब प्रेडिसेसर और सक्सेसर जो होता है, प्रीसीडेंट मतलब पहले आने वाला, ट्रांसफर के पहले जो कंडीशन आए वो हो जाएगा कंडीशन प्रेसिडेंट, और ट्रांसफर के बाद जो लगाया जाए वो हो जाएगा कंडीशन सब्सिक्वेंट।
तो हम सेक्शन 25 में या फॉर दैट मैटर किसी भी इंटरेस्ट की बात करते हैं, वहां पे हम कंडीशन प्रेसिडेंट लगा रहे हैं। The interest in the property only passes to the transferee once the specified condition is fulfilled. जब कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके ट्रांसफर हो पाएगा। कंडीशनल ट्रांसफर यही कह रहा है। कंडीशनल ट्रांसफर को एक तरीके से हम समझे तो ट्रांसफर क्या कह रहा है कि ट्रांसफर में जब कंडीशन लग गया वो होगी कंडीशनल ट्रांसफर। अब इसी के बेसिस से इससे कोरिलेट के देखिए कि जो इंटरेस्ट अराइज हो रहे हैं, सेक्शन 25 क्या कह रहा है कि अगर फेल हो जाएगा कंडीशनल ट्रांसफर, अगर ये कंडीशंस लगाए गए हो इनमें से कोई, ठीक है, तो इंटरेस्ट जो था वही फेल कर जाएगा, ये कह रहा है। अगर फेल नहीं करता है, फेल नहीं करता मतलब कंडीशन वैलिड है, इनमें से कोई नहीं है, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट है। उस हिसाब से जब इंटरेस्ट अराइज हो रहा है तो उसे ही हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, वेस्टेड और कंटिंजेंट। आई होप कि ये जो कोरिलेशन है, ये जो लिंक है, ये समझ में आ रहा हो। For the transfer to be valid, the condition itself must be lawful. Condition जो है सबसे पहले उसका lawful होना बहुत जरूरी है। If the condition is what, the entire transfer fails at the outset. मतलब एकदम जिसको कहते हैं प्राइमा फेसाई, वैसे आउटसेट पे बिल्कुल एक बार में पूरी चीजें खत्म हो जाएगी। इंटरेस्ट ही नहीं उसमें अराइज करेगा, इंटरेस्ट ही नहीं अराइज करेगा तो ट्रांसफर फेल, ट्रांसफर है ही नहीं फिर। तो इसको इसको कोरिलेट करके किस तरीके से समझा जा सकता है, देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट तो बात ही नहीं की गई, सब्सिक्वेंट की सिर्फ उतनी बात की थी कि अगर एलियनेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि भाई आप एलियनेट नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड। आते हैं प्रेसिडेंट पे, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर दो चीज हो सकती है, ये अगर सेक्शन 25 के अंडर फॉल कर गए कंडीशंस, ठीक है, सेक्शन 25 के अंदर मतलब इनमें से कोई हो, जैसे फ्रॉडुलेंट हो, या अगर किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए या इमोरल ऐसा कुछ है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फेल। सेक्शन 25 से अगर हिट होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फेल कर जाएगा। इंटरेस्ट फेल मतलब नो ट्रांसफर। ये लेकिन अगर इससे इससे ये हिट नहीं होता है, सेक्शन 25 के अंदर ये वॉइड नहीं होता है, मतलब कंडीशंस जो है वो वॉइड नहीं है, कंडीशंस वैलिड है। कंडीशन जो लगाए गए वो कंडीशंस वैलिड है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन वैलिड, इंटरेस्ट अराइज, कंडीशन अगर वैलिड है तो क्या होगा, इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा या इंटरेस्ट अक्रू, ठीक है। अब यही इंटरेस्ट जो है ये हो गए दो टाइप के, वेस्टेड कंटिंजेंट। वेस्टेड और कंटिंजेंट, वेस्टेड क्या है, कंडीशन हुआ फुलफिल, वो इवेंट हुआ, इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया। कंटिंजेंट क्या है, होगा या नहीं होगा, तो उस दौरान वाला जो पीरियड है वो कंटिंजेंट है, वो जाने के बाद फिर एक कंटिंजेंट बन गया वेस्टेड। सो ये पूरा चैनल है। जैसे देखिए आप क्या था इसके इसके अंदर एक जो कंडीशंस बता रहे थे, सबसे पहले इम्पॉसिबल कंडीशन। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि भाई 100 माइल एक घंटे में कोई चल लेगा, ट्रांसफर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है करना। सेकंड, फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ क्या है, कंडीशन रिक्वायर्स एन एक्ट दैट इज डायरेक्टली वायलेशन ऑफ लॉ। जैसे हमने कहा भाई एग्जांपल में देखा कि गैम्बलिंग करने के लिए, गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग खुद ही लॉ मना करता है, डायरेक्टली उसके अगेंस्ट आप जाके कोई चीज कर रहे हो तो वो हो जाएगा। थर्ड, पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी के अगेंस्ट अगर वो, जैसे ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी ऑन द कंडीशन दैट शी शैल डेजर्ट हर हस्बैंड, उसको प्रॉपर्टी तब मिलेगी अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अबैंडन कर दे, डेजर्ट करे, डेजर्शन करे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आप क्या करा रहे हो उसको, किस चीज के बोल रहे हो उसको, उसके हस्बैंड से अलग होने के लिए कह रहे हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा।
वॉइड कंडीशन वॉइड ट्रांसफर, बस यही कह रहा है सेक्शन 25 के कहने का यही मतलब है कि जहां कंडीशन वॉइड हुआ, अगर कंडीशन के फेल होते ट्रांसफर भी फेल हो जाएगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा एक्चुअली। Transferee gains no interest in the property if the condition is tainted by illegality or impossibility, जैसा हमने देखा कि भाई कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं। अब जैसे हमने देखा सेक्शन 21 क्या बात कर रहा है, चलिए इसे हमारे देखते हैं फिर। ये हो गया कंडीशनल ट्रांसफर तक। अब शुरू करते हैं सेक्शन 26। ठीक है, सेक्शन 26 क्या कह रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। जैसा हमने देखा ये क्या बात करता है, सेक्शन 25 बात चल रहा है किसकी, कंडीशन प्रेसिडेंट की। पहले वाले आने वाली कंडीशंस के बारे में तो दिया हुआ था कि भाई अगर जो कंडीशन पहले फुलफिल होना है वो कंडीशन ही अगर इनमें से किसी कैटेगरी का है जो कि खुद ही वॉइड है, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ट्रांसफर ही फेल हो जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं अप्रूव होगा। सेक्शन 26 क्या कह रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ, देखिए सब इजी इजी कोरिलेटेड सेक्शंस है सारे। Fulfillment of condition precedent, where the terms of transfer property impose a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property, condition shall be deemed to have been fulfilled and it has been substantially complied with. Now ये क्या कह रहा है, सेक्शन 26, सेक्शन 26 कह रहा है कि भाई जब अगर किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए जो कंडीशंस लगाए गए हैं, मतलब जो प्रीसीडिंग कंडीशंस है, प्रीसीडेंट कंडीशंस, वो क्या है, वो ऐसे कंडीशंस है कि भाई इम्पोज अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। प्रेसिडेंट है क्लियरली, जब तक वो कंडीशंस नहीं मीट होंगे तब तक इंटरेस्ट नहीं अराइज होगा। The condition shall be deemed to have been fulfilled if it has been substantially complied with. अब ये पार्ट क्या कह रहा है देखिए, सेक्शन सब्सटैंशियली कंप्लाइड, सब्सटैंशियल कंप्लायंस का क्या मतलब है, सब्सटैंशियल मतलब अ मेजर पोर्शन, जैसे अगर ये ठीक है, ये तीन कंडीशंस लगाई गई है, ए बी और सी, तीन कंडीशंस हैं। कंप्लाइड तो बड़ा कंप्लायंस से, कंप्लायंस वर्ड से, ठीक है, कंप्लायंस मतलब उसको मीट करना, उसको फॉलो करना, कंडीशंस को मीट करना, वो कंप्लायंस हो गया। सब्सटैंशियल का क्या मतलब है, इसका मैंने कहा ये तीन अलग अलग कंडीशंस है, अगर तीन में से दो हिस्से पूरे हो गए, दो हिस्से पूरे होने का मतलब तीन कंडीशंस थी, दो कंडीशंस जो है वो मीट हो गई, ठीक है, दो मीट हो गई, एक नहीं हो पाया। तो सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि अगर एक मेजर हिस्सा, अगर कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में कंडीशन का मेजर हिस्सा, सब्सटैंशियल यानी मेजर हिस्सा, मेजर पोर्शन, ठीक है, मेजर पोर्शन कंप्लाइड यानी कंप्लीट कर लिया जाता है, फॉलो कर लिया जाता है, कंडीशंस का मेजर हिस्सा फुलफिल हो जाता है यानी मीट हो जाता है, तो मानेंगे कि कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो पूरी हो गई, भले चाहे वो कंप्लीटली फुलफिल ना भी हुआ हो। जैसे मैंने कहा तीन कंडीशंस थे ए बी सी, फुलफिलमेंट सिर्फ दो का हुआ, ए और बी, लेकिन तब भी क्योंकि मेजर हिस्सा कंप्लीट हो गया, तीन में से दो फुलफिल हो गए, तो लॉ क्या मान के चल रहा है कि भाई अगर मेजर हिस्सा पूरा हो गया कंडीशन का, तो हम मान लेंगे कि कंडीशन पूरी हो गई है और अब ट्रांसफर हो सकता है। कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में यही कह रहा है कि जब अगर इवेंट अब अगर जब अगर ट्रांसफर ऐसा है कि भाई वो कंडीशन प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, मतलब जब कंडीशन मीट होगी तब जाके ट्रांसफर होगा, तो उस केस में कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वहां पे उसका एक मेजर हिस्सा अगर कंप्लीट हो गया, सब्सटैंशियल कंप्लायंस मतलब मेजर पोर्शन जो है वो अगर कवर हो गया, वो अगर फुलफिल हो गया, तो मान लेंगे डीम्ड यानी मान लिया जाएगा, तो ये मान लिया जाए कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो मीट हो गई, कंडीशन पूरी हो गई।
विच मीन्स अब जाके ट्रांसफर हो सकता है। When an interest in property is created on a condition to be performed before the interest passes, ठीक है, before की बात कर रहा है तभी condition precedent है, condition must be fulfilled। लेकिन क्या रहा है, ये तो है कि condition की fulfillment जरूरी है, लेकिन section 26 में कह रहा है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इसकी जरूरी नहीं है, बल्कि इट रिक्वायर्स सब्सटैंशियल कंप्लायंस रादर देन लिटरल एब्सोल्यूट कंप्लायंस। इसका मतलब क्या होगा, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ए ट्रांसफर्स रुपीज 5000 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट, ए ने क्या किया, बी को पैसे दिए, ठीक है, कंडीशन क्या लगाई, दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई। इसने क्या कहा कि भाई पैसे तुम्हें दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, तुम्हें सी डी और ई इन तीनों की परमिशन चाहिए, इन तीनों की परमिशन चाहिए शादी के लिए। अगर जब तीनों की परमिशन शादी के लिए होगी तब जाके तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, ई डाइज, ई की डेथ हो गई, कंडीशन पूरी होने के पहले ही पूछता, ये परमिशन लेता बी, उसके पहले ई की डेथ हो गई। अब बी ने क्या किया, बी मैरिज विद द कंसेंट ऑफ सी एंड डी, सी और डी दोनों की परमिशन ले ली, तीन लोग थे, कंडीशन भी क्या था, तीनों की परमिशन। लेकिन क्योंकि कंडीशन के फुलफिलमेंट के पहले एक कंडीशन खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई, परमिशन ई से भी लेना था, लेकिन इसकी तो डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो भाई इससे कैसे परमिशन, इसके परमिशन लेने आप थोड़े जा सकते हो, परमिशन इससे नहीं हो सकता। तो बाकी जो दो रिमेनिंग कंडीशंस हैं, जो दो रिमेनिंग लोग थे सी और डी, बी ने इन दोनों से परमिशन ले लिया, तो क्या हुआ, मेजर हिस्सा, तीन में से दो कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया। तो जब एक मेजर हिस्सा फुलफिल हो गया तो इसको कहेंगे, ठीक है, वो तीनों जब पूरा होता, तीनों लोग से पूछता तो ये कंप्लीट होता, ठीक है, क्या होता, कंडीशन कंप्लीट, कंडीशन मेट या कंडीशन फुलफिल लिखिए, तीनों से पूछता तो कंडीशन फुलफिल हो जाती, यही था कंडीशन। लेकिन क्योंकि एक की डेथ हो गया, अब उससे पूछ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो बाकी जो दो लोग थे उनसे पूछा। इस केस में दो से पूछना तीन के बजाय, यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, सब्सटैंशियल कंप्लायंस। सब्सटैंशियल कंप्लायंस यानी मेजर पोर्शन मीट हो गया, B is deemed to have fulfilled the condition, तो मान लिया जाएगा कि B ने कंडीशन को फुलफिल कर लिया, deemed to be यानी मान लिया जाएगा, अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो उसे पैसे मिल जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। यही कह रहा हूं, कंडीशन प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट सेक्शन 26 जो है वो इतनी सी ही बात कर रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सब्सटैंशियल कंप्लायंस भी चलेगा, हमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं चाहिए, मतलब हु बहू जैसा लिखा है जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उस तरीके से ही फॉलो किया जाए। मेजरली अगर आपने उसके 80% हिस्से को फुलफिल कर दिया कंडीशन का, तो हम ये मान लेंगे कि आपने कंडीशन पूरी कर दी है, और फिर उसके बाद ट्रांसफर जो उस पर डिपेंडेंट था कंडीशन मीट होने के बाद अब वो हो सकता है। तो सेक्शन 25 और 26 ये सब क्या हुआ, ये बात हो गई कंडीशनल ट्रांसफर की, आगे में भी पढ़ेंगे इसके। सेक्शन 21 से लेके 24 तक बात कर रहा है कंटिंजेंट इंटरेस्ट की, ठीक है, जो कंडीशन पे बेस्ड है, किसी इवेंट के हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है। 25 कह रहा है कंडीशनल ट्रांसफर, ठीक है, एक तरीके से अभी तक के सारे इंटरेस्ट जो है वो कंडीशनल ट्रांसफर है, बिकॉज किसी ना किसी कंडीशन पे ही लगाए गए हैं, किसी की डेथ होना, किसी की मैरिज, किसी का एक सर्टेन एज अटेन करना, या कोई भी ऐसी चीज तो है, या ये सारे कंडीशन ही तो टर्म्स ही तो लगाए गए हैं, तो है एक तरीके से ये सारे कंडीशनल ट्रांसफर। लेकिन 25 जो है वो अलग से इसको डिफाइन कर रहा है, जो बता रहा है कि भाई डिफाइन नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, जो कह रहा है कि अगर जो 5 चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, जो कि क्या है, इवेंट की इम्पॉसिबिलिटी, या कंडीशन की इम्पॉसिबिलिटी, या कंडीशन का फ्रॉडलेंट कंडीशन का होना, या फिर कंडीशन का इमोरल होना, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना, ऐसा कंडीशन इनमें से कुछ भी अगर है तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। कंडीशन वॉइड होने का मतलब इंटरेस्ट फेल, यानी कि ट्रांसफर वॉइड, अब ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेक्शन 26 इसी की बात कर रहा है कि इसी में जब सेक्शन 25 में हम जब बात कर रहे हैं कंडीशन की, अगर वो कंडीशन वॉइड नहीं है तो वैलिड है, तो जो वैलिड है वो हम यहाँ पे किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन जो ट्रांसफर के पहले आ रहा है,
मतलब ट्रांसफर जिस पे डिपेंडेड है कि भाई ये कंडीशन जब मीट होगी तब ट्रांसफर होगा, इन्हें हम कह रहे हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। तो कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में ये कह रहा है कि भाई जब ऐसा है कि अगर कंडीशन जो की गई थी उसका एक मेजर पोर्शन फुलफिल हो जाता है, सब्सटैंशियल कंप्लायंस होता है, तो जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन थी उसको स्ट्रिक्टली मीट किया जाए, मतलब लिटरली उसको मीट किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक मेजर हिस्सा फुलफिल हो गया दैट इज इनफ, सब्सटैंशियल कंप्लायंस हो गया, हम मान लेंगे कंडीशन मीट हो गई, उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। नाउ सेक्शन 27, सेक्शन 27 जो है वो बात करता है, देखिए कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो समझने की हैं। देखिए साइप्रस सेक्शन 26 जो है इसका एक मुझे ध्यान आ गया, सेक्शन 26 जो है वो एक डॉक्ट्रिन भी है, जिसे ये प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल नहीं बदलता है, पर इसे कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस क्यों कहते हैं इसे, साइप्रस का मीनिंग क्या है, देखिए साइप्रस का मीनिंग होता है, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं CYPRES, ठीक है। सेक्शन 26 प्रिंसिपल वही चीज रहेगा कि अगर मेजर हिस्सा कम फुलफिल हो गया है, सब्सटैंशियल कंप्लायंस हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि कंडीशन जो है वो मीट हो गई, वो मान लिया जाएगा। दिस सेक्शन दिस सेक्शन 26 इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, जिसका मतलब होता है CYPRES, साइप्रस। साइप्रस का मतलब एज नियर एज पॉसिबल, एज नियर एज पॉसिबल या ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। CYPRES साइप्रस, देखिए CYPRES का मतलब होता है एज नियर एज पॉसिबल या ऑलमोस्ट। मतलब अगर ऑलमोस्ट कंडीशन फुलफिल कर दी गई, जैसे मैंने कहा 85%, 80% फुलफिल हो गई, तो मान ली कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया। सेक्शन 26 ऑल्सो एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। दिस देयर इज नो चेंज एट ऑल, इट इज ओनली दैट द section is also known with another name, and which principle is called as doctrine of Cyprus. The law looks for the closest possible fulfillment of the transfer's intent। भाई आपका इंटेंशन ट्रांसफर करने का था और उसके लिए जो कंडीशंस के फुलफिलमेंट होने थे वो मैक्सिमम फुलफिलमेंट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई कंडीशन, ऑलमोस्ट हो गई, तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस एंड सेक्शन 26 कहता है कि भाई मान लेंगे कंडीशंस मीट कर दी गई हैं। सेक्शन 27, अब ये भी एक अलग से सेक्शन 27 की जब हम पढ़ते हैं तो वो भी एक प्रिंसिपल है, प्लीज रिमेंबर सेक्शन 26 को हम डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन, इसमें था डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन जो है सेक्शन 17। इसे देखिए बहुत सारे टीपीए में डॉक्ट्रिन है यानी प्रिंसिपल्स है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। एक सेक्शन 14 तो है ही है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, पहला, दूसरा,
ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वेस्टेड कंटिंजेंट इंटरेस्ट का, ठीक है, डिफरेंस ये क्या है, अनबोर्न को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये सारे। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल पे, फिर सेक्शन 26 जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। इसके बाद सेक्शन 27 जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सेक्शन 26 क्या कह रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर, ठीक है, पहले तो कंडीशनल ट्रांसफर कह रहा है, मतलब जब हम कंडीशनल ट्रांसफर जैसे ही कहते हैं हमें पता है कि सेक्शन 25 26 क्या बातें कर रहा है, ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफर की कि भाई कंडीशंस मीट होंगे तब जाके ट्रांसफर जो है जो वो हो पाएगा, और कंडीशन जो है वो कैसे नहीं होनी चाहिए, वो वो नहीं होने चाहिए जो सेक्शन 25 में दे रखा है। साथ ही साथ अगर मेजर हिस्सा जो है वो फुलफिल हो गया तो हम मान लेंगे कंडीशन मीट हो गई। जैसे ही कंडीशनल कहेंगे हमें इतनी बातें पता है। कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन coupled with transfer to another on failure of prior disposition। प्रायर मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग, पहला। डिस्पोजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर, डिस्पोजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर। तो क्या कह रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर जब हो किसको, टू वन पर्सन, किसी एक पर्सन को अगर कंडीशनल ट्रांसफर करना हो coupled with transfer to another on failure of prior disposition, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे आती है, प्रायर डिस्पोजिशन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन। प्रायर डिस्पोजिशन और अल्टीरियर डिस्पोजिशन। नाउ डिस्पोजिशन का जो वर्ड है, ये डिस्पोजिशन जो वर्ड है, इन दोनों का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। डिस्पोजिशन का मतलब हुआ ट्रांसफर, प्रायर मतलब पहला, अल्टीरियर मतलब सब्सिक्वेंट, बाद वाला, लेटर। सिर्फ फॉर्मर और लैटर होता है, फॉर्मर और लैटर, फॉर्मर और लैटर हमारी होता है ना, फॉर्मर मतलब जो पहले आया, लैटर यानी जो बाद में आया वही होता है। तो वैसे ही प्रायर मतलब वो, प्रायर मतलब जो पहले आया, अल्टीरियर यानी जो बाद में आया। तो जब हम एक साथ देखेंगे प्रायर डिस्पोजिशन वो पहले वाला ट्रांसफर, वो ट्रांसफर जो पहले हुआ, अल्टीरियर डिस्पोजिशन बाद वाला ट्रांसफर, वो ट्रांसफर जो बाद में हो रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात करता है, इन दोनों टर्म से रिलेट करेगा। अब देखते हैं कि कह क्या रहा है ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज मेड टू पर्सन ए, ठीक है, मान लीजिए किसी एक पर्सन को ट्रांसफर किया गया, पर a backup transfer is created for person B in the event that person A's interest fails। अब क्या कह रहा है कि भाई अगर दो लोगों को के साथ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, दो लोगों में, एक पर्सन में किया गया और बैकअप के तौर पे दूसरे के पास भी किया गया है कि भाई अगर मान लीजिए पहला फेल कर जाता है तो दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। इस समय ऐसे में क्या होगा, अगर एक कंडीशन के बेसिस पे, कंडीशनल ट्रांसफर मतलब क्लियरली कंडीशन के बेसिस पे है, दो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, कैसे कि अगर एक का फेल हो जाए तो दूसरे को मिलेगा, तो ये किस तरीके से पूरा गवर्न होगा। प्रायर डिस्पोजिशन देखिए जो हमने अभी समझा था, प्राइमरी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द ट्रांसफरर, ठीक है, जो पहले जिसको ट्रांसफर के लिए किया गया है, क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट रेसिपिएंट, जो पहले इंसान जिसको मिलेगा, कंडीशन की फुलफिलमेंट हुई, कंडीशनल है मतलब क्लियरली कंडीशन की फुलफिलमेंट होगी, कंडीशन की फुलफिलमेंट होते जिस इंसान को पहले मिलेगी प्रॉपर्टी, वो हो गया कौन, प्रायर डिस्पोजिशन, ठीक है, प्राइमरी इंटरेस्ट। अल्टीरियर डिस्पोजिशन सब्सिक्वेंटली जिसे मिल रहा है, सेकेंडरी इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द सेकेंड रेसिपिएंट, उसके बाद अगर उसके पास इंटरेस्ट फेल कर गया तो उसके बाद जिसे जाएगा उसके बारे में कह रहा है, वो है अल्टीरियर डिस्पोजिशन। द फेलियर ऑफ द प्रायर डिस्पोजिशन,
से क्या होगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन टेक्स इफेक्ट इवन इफ द प्रायर डिस्पोजिशन फेल्स इन अ मैनर नॉट स्पेसिफिकली कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर। मतलब अगर बनाया इसलिए आता है, दो लोगों को इंटरेस्ट क्यों दिया गया, जैसे मान लीजिए ए है, ए ने क्या कहा, कंडीशन कोई लगाई, ठीक है, कि अगर एक्स जो है, या बिना कंडीशनल ट्रांसफर ना, तो एक्स की शादी अगर टी से हो जाती है तो इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रॉपर्टी इसको एफ को ट्रांसफर हो जाएगी। कंडीशनल ट्रांसफर है, कंडीशनल ट्रांसफर हुआ क्या है, क्यों, क्योंकि अगर पी से शादी होगी एक्स की तो उसे मिलेगा, नहीं तो एफ को चली जाएगी। तो जिसके पास, जिसको पहला इंटरेस्ट है, फर्स्ट फर्स्ट इंटरेस्ट जिसका है, इसको कह रहे हैं हम क्या, प्रायर डिस्पोजिशन, ठीक है। पहला इंटरेस्ट, प्राइमरी इंटरेस्ट जिसका है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो उसे मिल जाएगी। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया, या अगर इस पर्सन की या तो कंडीशन फेल कर गया, इसकी शादी पी से नहीं हुई तो इसे नहीं मिलेगा, या अगर इसकी ही डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी दूसरे को चली जाएगी। तो जो सेकेंड रेसिपिएंट है ये हो गया कौन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन। प्राइमरी इंटरेस्ट को हम प्रायर डिस्पोजिशन कह रहे हैं, प्रायर यानी फर्स्ट, जो पहला वाला है, और डिस्पोजिशन यानी ट्रांसफर, ठीक है। प्राइमरी इंटरेस्ट, प्रायर डिस्पोजिशन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो सब्सिक्वेंट लेटर बाद वाला सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है वो हो गया अल्टीरियर डिस्पोजिशन। तो ये दो बनाया क्यों जा रहा है, जो ट्रांसफरर है एक्चुअली वो क्या कर रहा है कि भाई उसने एक कंडीशन लगाई, कंडीशनल ट्रांसफर है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर कंडीशन मीट हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई, तब तो जो प्रॉपर्टी है, जो इंटरेस्ट है, वो जो भी प्रायर डिस्पोजिशन उसके पास चला जाएगा। मतलब जो फर्स्ट रेसिपिएंट है, जो पहला इंसान जिसमें प्राइमरी इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, उसके पास चली जाएगी प्रॉपर्टी। पर अगर ऐसा होता है कि इसके पास नहीं जाए, या तो कंडीशन फेल कर गया, या उसकी डेथ हो गई, किसी वजह से अगर प्रायर इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, तो सेकेंडरी इंटरेस्ट भी बना देता है कि अगर इससे नहीं हुआ तो दूसरे को प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसे कहते हैं अल्टीरियर इंटरेस्ट। देखिए सेक्शन क्या कह रहा है, वेयर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन, ठीक है। जैसे इसे ही क्लियरली कर लिखते हैं, ए है, इसने एक्स पे कंडीशन लगाया कि भाई अगर तुम्हारी शादी पी से हुई तब तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। फर्स्ट ये होगा कौन, प्रायर डिस्पोजिशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा कौन है, एफ, इसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये है सेकेंड रेसिपिएंट, ये है अल्टीरियर डिस्पोजिशन, ठीक है। ये यही चीज कह रहा है, इंटरेस्ट देन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन। पहला पर्सन कौन था, एक्स के फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन में an ulterior disposition of the same interest is made in favor of another। उसी सेम ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, एक दूसरे पे भी एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट, कि भाई अगर ये फेल कर गया तो दूसरे के पास चली जाएगी। उसी सेम ट्रांजैक्शन में एक सेकेंडरी इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जा रहा है किसी दूसरे पर्सन में। If the prior disposition under the transfer shall fail, the ulterior disposition shall take effect upon the failure of the prior disposition, although the failure may not have occurred in the same manner contemplated by the transfer। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी रेसिपिएंट है यानी जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, इसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या हुआ, क्या कह रहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दो रेसिपिएंट बनाए गए कि पहला वाला ने अगर कंडीशन फुलफिल कर दी तो उसे चला जाएगा, नहीं अगर कर पाया तो दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल में अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्या होता है, कंडीशन क्या लगाई थी कि एक्स शादी अगर पी से हो गई तब तो इसे मिलेगी, नहीं तो एफ के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। सेम ट्रांजैक्शन में ये चीज है, ठीक है। एक्स और पी की शादी हो जाती है, करेक्ट। कंडीशन वन, केस वन, एक्स एंड पी मैरिड, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी गोज टू एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्राइमरी रेसिपिएंट था कौन था, एक्स था, उसके पास चली जाएगी। सेकेंड केस क्या हुआ, एक्स एंड पी नॉट मैरिड,
या तो इनकी शादी नहीं हुई, या क्या हो सकता है एक्स डाइड, एक्स की डेथ हो गई। इस केस में इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन नहीं मीट हो, कैसे हो सकता है ना, या तो इसकी शादी नहीं हुई, किसी से की ही नहीं, या किसी और से कर ली, या इसकी डेथ हो गई, यही हो सकता है। एक्स एंड पी नॉट मैरिड या एक्स डाइड, यहां पे क्या हो जाएगा इस केस में, प्रॉपर्टी गोज टू एफ, जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन था उसको चला जाएंगे प्रॉपर्टी, सेकंड कंडीशन ये हो सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो ये कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन मैंने बताया सेक्शन 27 को कहते हैं। इसका नाम एक्सेलरेशन क्यों पड़ा, एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं, इसलिए इसके पीछे का प्रिंसिपल ये है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली जानी किसी और को, पहले इंटेंडेड कौन था, इंटेंडेड था प्राइमरी रेसिपिएंट बनाया गया, मतलब पहला वही है, प्रॉपर्टी आइडियली किसी और को जाती प्राइमरी रेसिपिएंट को, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रॉपर्टी का मूवमेंट जो है, ट्रांसफर जो है वो किसी और के फेवर में एक्सेलरेट हो गया, जिसे जनरली नहीं मिलता उसे। अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो एफ सीन में आएगा ही नहीं, फिर तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यही है इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेक्शन 27 कह ही रहा है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे किसी और के फेवर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक्सेलरेट हो गया। अब क्या होगा, अगर एक्स की डेथ हो गई या कंडीशंस नहीं मीट हुए तो एक्स के बजाय तुरंत एफ को प्रॉपर्टी चली जाएगी, यही ये हो रहा है। तो इसीलिए इसे एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट का मतलब ही होता है फास्ट हो जाना, तेज हो जाना। तो एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल इसी से कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि किसी और को मिलना था लेकिन किसी वजह से किसी और के फेवर में प्रॉपर्टी चली गई, एक्सेलरेट हो गई वो। इसीलिए दिस प्रिंसिपल सेक्शन 27 इज आल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कह रहा है कि भाई एक ही ट्रांसफर में, एक ही ट्रांजैक्शन में जब दो रेसिपिएंट बनाए गए, एक प्राइमरी रेसिपिएंट एक सेकेंडरी रेसिपिएंट, प्राइमरी रेसिपिएंट के पास जो इंटरेस्ट है उसे हम कह रहे हैं प्रायर डिस्पोजिशन, सेकेंडरी रेसिपिएंट के पास जो इंटरेस्ट है उसे हम कह रहे हैं अल्टीरियर डिस्पोजिशन। जहां डिस्पोजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर, प्रायर मतलब जो फर्स्ट है प्राइमरी है, और अल्टीरियर मतलब जो लेटर या सब्सिक्वेंट है, ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है अगर कि जो कंडीशन है, क्योंकि कंडीशनल ट्रांसफर की बात हो रही है, कंडीशंस अगर मीट हो गए जो ट्रांसफरर ने लगाए थे, तब तो जो प्राइमरी रिसिपिएंट है प्रॉपर्टी विल गो टू दैट प्राइमरी रिसिपिएंट। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे द कंडीशंस आर नॉट मेट और द प्राइमरी रिसिपिएंट डाइज, देन द प्रॉपर्टी एक्सेलरेट्स टू द सेकेंडरी रेसिपिएंट जिसके पास अल्टीरियर डिस्पोजिशन था, एंड दैट इज व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, व्हेन द फर्स्ट इंटरेस्ट फेज, पहले इंटरेस्ट क्या हुआ, पहला प्राइमरी इंटरेस्ट था वो फेल ही तो कर गया, उसकी डेथ हो गई या उसने किसी और से शादी कर ली, तो क्या हुआ, पहला इंटरेस्ट फेल कर गया। सेकेंड इंटरेस्ट इज एक्सेलरेटेड, मतलब इट मूव्स अप इन लाइन एंड बिकम्स वैलिड इमीडिएटली। जैसे मैंने बताया कि भाई होना उसके लिए नहीं था, लेकिन हुआ क्या, पहले वाले इंटरेस्ट के फेल होने की वजह से प्रॉपर्टी दूसरे के पास तुरंत चली गई, एक्सेलरेट हो गई। It often operates as if the first transfer never existed, allowing the property to vest in the secondary recipient without delay. मतलब अब जब जो इंटरेस्ट था वही फेल कर गया, कंडीशंस नहीं मीट हुई, तो हमने ऊपर देखा कि भाई जब कंडीशनल भी क्या होता है, कंडीशन नहीं मीट हुई तो इंटरेस्ट फेल कर गया, मतलब ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो जब इंटरेस्ट फेल कर गया क्या मतलब है, ट्रांसफर वॉइड है, मतलब कोई ट्रांसफर है ही नहीं एक्चुअली। जब कोई ट्रांसफर है ही नहीं तो जो सेकेंडरी रेसिपिएंट है प्रॉपर्टी तुरंत उसके पास चली गई, इसीलिए एक्सेलरेशन कह रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सेक्शन 27 का। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने एक एक करके सारे टर्म्स को समझाया। सबसे पहले दो एक्सप्रेशंस हैं, प्रायर डिस्पोजिशन और अल्टीरियर डिस्पोजिशन। जहां डिस्पोजिशन का मतलब होता है क्या, ट्रांसफर, ठीक है। प्रायर मतलब प्रेसीडिंग, जो पहला है, इनिशियल, और अल्टीरियर मतलब जो लेटर है, सब्सिक्वेंटली आ रहा है, सेकेंडरी। तो एक ट्रांजैक्शन में सेक्शन 27 ये कहता है कि हमेशा, पहली चीज तो ये एप्लीकेबल होगा हमेशा कंडीशनल ट्रांसफर के केस में, किसी और में नहीं, ठीक है। कंडीशनल ट्रांसफर में भाई क्या कह रहे हैं कि जब कंडीशन जो है, ओके, कंडीशनल ट्रांसफर की बात करें, मतलब सॉरी यहाँ पे वेस्टेड नहीं होगा, कि वेस्टेड इज एब्सोल्यूट। सो कंडीशनल ट्रांसफर के केस में जब कंडीशन जब कंडीशन जैसे ही मीट होती है तो इंटरेस्ट जो है वो दो लोगों के लिए सेम ट्रांजैक्शन में दो लोगों के फेवर में क्रिएट किया गया है, राइट।
दो लोगों के फेवर में कंडीशन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। पहला पहला रेसिपिएंट जो है उसे उसके पास जो इंटरेस्ट है हम उसे क्या कह रहे हैं, प्रायर डिस्पोजिशन। और जो दूसरा रेसिपिएंट है, सेकेंडरी रेसिपिएंट, उसके पास के इंटरेस्ट को हम अल्टीरियर डिस्पोजिशन कह रहे हैं। तो सेक्शन 27 स्टेट्स कि भाई अगर प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो किसी वजह से फेल कर जाता है तो प्रॉपर्टी विल इमीडिएटली गो टू द सेकेंडरी रेसिपिएंट जिसके पास हैविंग अल्टीरियर डिस्पोजिशन विद हिम। ठीक है। नाउ एक्सेप्शन भी है, बट where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only in the event of the prior disposition failing in a particular manner, the ulterior disposition shall not take effect unless the prior disposition fails in that manner. Now अब क्या कह रहा है, देखिए एक एक्सेप्शन बना दिया। एक्सेप्शन क्या कह रहा है, पहले तो ये था कि भाई प्राइमरी अगर इंटरेस्ट फेल हो गया तो चला जाएगा किसके पास, अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, सेकेंडरी रेसिपिएंट जो है उसके पास। एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि अब अगर पार्टीज का इंटेंशन ऐसा है, मतलब जो डीड है वो इस तरीके से तैयार किया गया है जहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट अगर किसी सर्टेन तरीके से फेल हो, मतलब जैसे किस तरीके से, जैसे कंडीशन जो दी गई थी आपको कंडीशन मीट ना हो, या पार्टी की डेथ हो जाए, या कुछ भी ऐसा उसमें लिखा है कि अगर इस तरीके से होना था वो नहीं हो, तो जो कंडीशन जिस तरीके से लिखी थी वैसे मीट ना हो, जो कंडीशन फेल हुई है, फेल होने का तरीका लिखा हुआ है कि अगर ऐसे फेल होगी, देखिए द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक प्लेस इन द इवेंट द प्रायर डिस्पोजिशन फेल्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। जो इंटरेस्ट था वो किसी स्पेसिफिक तरीके से फेल होगा, वो मोड दे रखा है, वो मैनर दे रखा है कि अगर इंटरेस्ट इस तरीके से फेल होता है, इस वजह से फेल होता है, तभी जाके अल्टीरियर डिस्पोजिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जो तरीका स्पेसिफाइड है उस तरीके से फेल होने पे ही, अगर किसी और तरीके से फेल हुआ तो नहीं मिलेगा। डिस्पाइट द इंटरेस्ट फेलिंग अल्टीरियर डिस्पोजिशन सेकेंडरी रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो फेल होने का मैनर बता रखा था उस तरीके से नहीं फेल हुआ, वहां पे फेलियर जरूर है इंटरेस्ट का, लेकिन दूसरे तरीके से फेल हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, टू ए प्रॉपर्टी के लिए कि प्रॉपर्टी विल गो टू ए, पहले पहले प्रॉपर्टी विल गो टू ए, ठीक है, मतलब ये हो गया कौन, फर्स्ट रेसिपिएंट। बट इफ ए डाइज ऑफ मलेरिया देन टू बी, ये कौन हो गया, ये सेकेंडरी रेसिपिएंट हो गया। मतलब फर्स्ट कौन, फर्स्ट के पास क्या है, प्रायर डिस्पोजिशन, बी के पास क्या है, अल्टीरियर डिस्पोजिशन। लेकिन इंटरेस्ट के फेल होने का क्या तरीका लिखा है कि अगर ए जो है वो मलेरिया से उसकी डेथ होती है, देखिए इंटरेस्ट फेल होने का तरीका स्पेसिफाई कर दिया, सिर्फ ये नहीं कि इफ ए डाइज, क्योंकि मरने के बहुत तरीके हो सकते थे, मतलब अगर उसकी डेथ होती तो इमीडिएटली बी को मिल जाता, चाहे एक्सीडेंट, चाहे नॉर्मल डेथ हुई, या अगर committed the person committed suicide, या died because of some injury, या died because of some disease, किसी भी रीजन से डेथ होती तो बी के पास प्रॉपर्टी चली जाती हैविंग अल्टीरियर डिस्पोजिशन। लेकिन यहाँ पे मैनर स्पेसिफाई किया है कि इंटरेस्ट अगर ऐसे फेल हो, मतलब ए अगर मलेरिया से मरेगा तभी बी को प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। Here, if A dies in a car accident, B might not get the property if the court finds the intent was strictly limited to the disease. यहाँ पे क्या होगा, अगर ए की डेथ कार एक्सीडेंट से हुई, हालांकि यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट फेल जरूर हो गया, प्रायर इंटरेस्ट, लेकिन बी को प्रॉपर्टी फिर भी नहीं मिलेगी अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है कि इसमें मतलब ये जो इंटेंशन है ट्रांसफर का वो क्लियर था कि इंटरेस्ट इसी तरीके से फेल होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉपर्टी जो सेकेंडरी रेसिपिएंट है उसे नहीं जाएगी। आई होप कि ये जो दो डॉक्ट्रिन्स थे ये समझ में आए हो, जो सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहा है,
25, 26, 27 ये सारा कंडीशनल ट्रांसफर की बात कर रहा है। 27, 28 आगे के सारे, अब आगे के इतने जितने भी हैं सब कंडीशनल ट्रांसफर की बात करें। लेकिन 25 में क्या दिया था कि भाई कुछ रीजन की वजह से फेल हो सकता है कंडीशन। अगर कंडीशन फेल हो गया तो ट्रांसफर भी फेल हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट अराइज नहीं करेगा, अक्रू नहीं होगा। ये चीज 25 में दी हुई थी। 26 में क्या दिया कि कंडीशन प्रेसिडेंट जो है उस केस में अगर कंडीशन मीट नहीं होती है, सॉरी कंडीशन अगर ऑलमोस्ट मीट होती है, सेक्शन 26 यही तो कह रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस है सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि भाई अगर सब कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो कंप्लीटली नहीं लेकिन मतलब स्ट्रिक्टली जैसे जैसे लिखा है लिटरली जरूरी नहीं हो कि बिल्कुल वैसे ही मीट हो कंडीशंस, अगर उसका मेजर पोर्शन कंप्लायंस हो गया है, सब्सटैंशियल कंप्लायंस हो गया है, तो ये माना जाए कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। ये बात करता है सेक्शन 26। इसके बाद आ गया सेक्शन 27 जिसमें बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं, डिस्पोजिशन, अल्टीरियर, ये सारे नए नए टर्म्स, इसके मीनिंग समझे जाने। प्रिंसिपल जो है वो है, कहता है कि भाई अगर एक ही ट्रांजैक्शन में दो इंटरेस्ट क्रिएट किए गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी इंटरेस्ट को हम कह रहे हैं प्रायर डिस्पोजिशन, सेकेंडरी को कह रहे हैं अल्टीरियर डिस्पोजिशन। अब अगर प्राइमरी इंटरेस्ट किसी वजह से फेल कर जाता है तो प्रॉपर्टी विल इमीडिएटली गो टू द सेकेंड इंटरेस्ट। इसे ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कह रहे हैं। और एक्सेलरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी एक्चुअली किसी और को जानी थी लेकिन किसी वजह से किसी और के पास इमीडिएटली चली गई तो वो एक्सेलरेट हो गई। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन भी दे रखा है। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 27 का एक्सेप्शन जो है वो ये बता रहा है कि अगर इंटरेस्ट जो है, जो ट्रांसफरर था उसका इंटेंशन ये है, ये समझ में आता है उसके इंटेंशन से कि भाई उसने ये चीज क्लियर कर रखी है कि अगर इंटरेस्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक तरीके से फेल होता है, मतलब फेलियर होने का उसने मोड बता रखा है कि किस तरीके से फेल होगा। अगर उस तरीके से इंटरेस्ट फेल हुआ, अगर ट्रांसफरर ने ये कहा है, स्पेसिफिक मोड बता रखा है, मैनर बता रखा है कि अगर प्रॉपर्टी इस तरीके से, इंटरेस्ट इस तरीके से फेल होता है तब जो है वो सेकेंडरी रिसिपिएंट हो जाएगी। अगर ये बात कह रखी है ट्रांसफरर ने, इंटेंशन ये है, तो इन दैट केस प्राइमरी इंटरेस्ट के फेल होने पे, अगर सिर्फ उस तरीके से जब फेल होगा उस पर्टिकुलर मैनर में जैसे स्पेसिफाइड है, तभी प्रॉपर्टी सेकेंडरी रेसिपिएंट को जाएगी। अदरवाइज डिस्पाइट द प्राइमरी इंटरेस्ट फेलिंग अपार्ट, जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉपर्टी है, वो सेकेंडरी रेसिपिएंट के पास नहीं जाएगी। ये है सेक्शन 26, सॉरी 27। इसके बाद आता है सेक्शन 28। सी सेक्शन 28 क्या कह रहा है? अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। अब ये क्या कह रहा है? अल्टीरियर ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ तक हमें अभी ये तो पता है कि अल्टीरियर क्या है, यहाँ पे डिस्पोजिशन नहीं, अगेन ट्रांसफर टर्म यूज किया। सो अल्टीरियर हमें पता है कि अल्टीरियर क्या है, मतलब सब्सिक्वेंट या सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रांसफर कंडीशनल यानी डिपेंडेंट है किस चीज पे? कंडीशन क्या है? ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। सेकेंडरी ट्रांसफर किस चीज पे डिपेंडेंट है? किसी इवेंट के होने या ना होने पे। अभी भी हमने इसके पहले भी सेक्शन 27 में अल्टीरियर डिस्पोजिशन की बात की, लेकिन वहां क्या कह रहा है? वहां ये कह रहा था कि सेम ट्रांजैक्शन में दो रेसिपिएंट है, तो पहले तो फेल करेंगे, दूसरे के पास चला जाएगा। 28 जो है वो क्या कह रहा है? It allows for the creation of an interest in favor of one person with the provision that if a specific uncertain event happens or doesn't, the interest passes to another person. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो इंटरेस्ट की बात की गई, प्रायर डिस्पोजिशन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन। प्रायर डिस्पोजिशन किस क्या हो गया? प्राइमरी इंटरेस्ट, जिसके पास पहला इंटरेस्ट है प्राइमरी इंटरेस्ट। अल्टीरियर डिस्पोजिशन सेकेंडरी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन मे बी क्रिएटेड टू अक्रू टू एनी पर्सन with the condition super added that in case a specified uncertain event shall happen
अगर जो इवेंट है, क्योंकि कंडीशनल ट्रांसफर की बात करें तो कंडीशन तो होगा ही, जो इवेंट है वो होता है, शैल हैपन, वो होगा, such interest shall pass to another person, or that in case of specified and certain event shall not happen, such interest shall pass to another person। यहां पे क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा अंतर हो गया सेक्शन 27 से। यहां पे क्या कह रहा है, वहां पे कह रहा था कि भाई सेम ट्रांजैक्शन है, इसमें हमने दो अलग अलग इंटरेस्ट बनाए, एक फर्स्ट बनाया एक सेकंड बनाया। यहाँ क्या कह रहा है कि हम एक इवेंट ले रहे हैं, इवेंट एक है, यानी जो कंडीशन है वो एक है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कंडीशन अगर हो जाती है, ठीक है, तो एक को ट्रांसफर होगा, पर्सन वन। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो दूसरे को ट्रांसफर होगा। ये, अब ये जो है कंडीशन होने पे इसको हम कह रहे हैं क्या, प्रायर डिस्पोजिशन। नहीं होने पे ये जो है इसको कह रहे हैं क्या, सेकेंडरी डिस्पोजिशन। यही कह रहा है सेक्शन 28। सेक्शन 28 कह रहा है कि भाई अगर एक ही इवेंट के केस में हुआ तो किसी एक को ट्रांसफर, नहीं हुआ तो दूसरे को ट्रांसफर। It allows for the creation of an interest in favor of one person with a provision that if a specific uncertain event happens, the interest passes to another person। अगर इवेंट होगा तो उसको, नहीं होगा तो दूसरे को चला जाएगा। प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू रेसिपिएंट ए, ठीक है। अ स्पेसिफिक कंडीशन इज अटैच्ड, जैसे इफ रेसिपिएंट ए मैरिज विदाउट कंसेंट, if the condition is met, the interest of the recipient A terminates immediately। now the interest vests in recipient B, जो अल्टीरियर बेनिफिशियरी है। मतलब प्रॉपर्टी का क्या कह रहा है कि भाई कंडीशन पूरी हुई अगर, तो एक को ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या क्या इसके लिए एसेंशियल्स है, सबसे पहले तो अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, हमें पता है कि इवेंट जो है वो अनसर्टेन है। क्लियर टर्मिनेशन, द फर्स्ट इंटरेस्ट मस्ट बी डिफीजिबल केपेबल ऑफ बीइंग एंडेड। इसके लिए बहुत जरूरी है, क्या कह रहा है कि एक पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वो इंटरेस्ट कैसा है कि अगर ये चीज हुई या ना हुई जो भी, तो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये कह रहा है। तो इसीलिए जो पहला इंटरेस्ट कह रहा है, फर्स्ट इंटरेस्ट मस्ट बी डिफीजिबल, कि भाई क्योंकि अगर वो चीज हो जाती है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो दूसरे को तुरंत ट्रांसफर हो जाए, उसका इंटरेस्ट तुरंत वहां पे खत्म हो और दूसरे को ट्रांसफर हो जाए। स्पेसिफिक बेनिफिशियरी कौन है, अल्टीरियर ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी। ऑन, देखिए वही तो कह रहा था, ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर, एंड इंटरेस्ट देयरइन मे बी क्रेडिटेड टू अक्रू टू एनी पर्सन विद द कंडीशन सुपर एडेड। ठीक है, क्या रहा है कि भाई किसी को ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब उसमें इंटरेस्ट आ गया, जैसे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर अपनी बी को कर दी, इसमें इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है, लेकिन कंडीशन एक लगा दिया गया, कि कंडीशन में ये लगाया गया कि भाई ऐसा है कि ये अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो प्रॉपर्टी जो है वो सी को चली जाएगी, नहीं हुई तो तुम्हारे पास रहेगी, ठीक है। तो अगर पूरी हुई या जैसा भी कंडीशन लगा है, ये चीज होती है या ये नहीं होती है, जिस हिसाब से भी, तो प्रॉपर्टी दूसरे को चली जाएगी। इस केस में क्या कह रहा है कि जो बी का इंटरेस्ट है, बी का इंटरेस्ट इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि ये इमीडिएटली इसको खत्म, टर्मिनेट किया जा सके कंडीशन के मीट होने के बाद, ठीक है। कंडीशन जैसे ही मीट हो जाता है तुरंत में इसके इंटरेस्ट को खत्म किया जा सके, और अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है, यानी जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन के पास है प्रॉपर्टी, उसके पास तुरंत चली जाए। सब्जेक्ट टू क्या है, देखिए सब्जेक्ट टू यहाँ पे सब्जेक्ट टू रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 10, 12, 21, 22, ये सारे को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, द कंडीशन इन सेक्शन 28 डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, इट मस्ट नॉट वॉयलेट, सॉरी, मतलब ये कि सेक्शन 28 के अंदर का जो ट्रांसफर है, क्या कह रहा है भाई कि एक कंडीशन है, एक पहले एक पर्सन को ट्रांसफर किया गया, कंडीशन लगाएंगे अगर वो चीज हो गई तो प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि दिस ट्रांसफर अंडर सेक्शन 28 इज सब्जेक्ट टू, मतलब वो सेक्शन 10, 12, 21, ये जो सेक्शंस मेंशन कर रखे हैं,
इसके प्रिंसिपल्स के वायलेशन में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखने की, ए ट्रांसफर अ हाउस टू बी, ठीक है, पहला केस यही कि प्राइमरी इंटरेस्ट किसी में क्रिएट किया गया, ए से गया बी के पास, ठीक है, प्राइमरी डिस्पोजिशन। कंडीशन क्या लगाई गई, इफ बी डाइज बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 30 द हाउस शैल गो टू सी। कंडीशन क्या है, अब देखिए इवेंट जो है वो अनसर्टेन है, 30 के पहले डेथ हो ना, डेथ तो कंफर्म है, लेकिन क्योंकि कंडीशन क्या लगाई गई कि भाई 30 साल तक, अगर 30 के पहले अगर डेथ हो गई तो सी के पास चली जाएगी, नहीं तो नहीं। ये हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों चीजें हैं। यहाँ पे अगर क्या है, कंडीशन मीट तो प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी, ठीक है। इफ बी रीचेस 30 तो क्या हुआ, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। कंडीशन क्या था कि प्रॉपर्टी सी के पास कब जाएगी, अगर बी 30 साल के पहले उसकी डेथ हो गई, लेकिन अगर बी रीचेस 30 मतलब बी 30 साल का हो उसकी डेथ नहीं हुई है, यहाँ बीज इंटरेस्ट बिकम्स एब्सोल्यूट। अब भाई यहाँ पे इसका प्रायर डिस्पोजिशन खत्म हो गया, अब ये इसका एब्सोल्यूट ओनर बन गया। पहले क्या था, डिस्पोजिशन क्यों था, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट है कि अगर कंडीशन मीट हो गई तो दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, जो अल्टीरियर बेनिफिशियरी है वो। लेकिन क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो अब ये हो गया कौन, एब्सोल्यूट ओनर। दूसरा केस क्या है, इफ बी डाइज एट 25, 30 के पहले मर गया तो क्या हुआ, कंडीशन मीट हो गई। कंडीशन मीट होने के केस में बीज इंटरेस्ट एंड्स इंस्टेंटली, यहाँ पे इंस्टेंटली इसका राइट खत्म, और जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन जिसके पास था ये हो जाएगा ओनर। ये सेक्शंस कोरिलेटेड नहीं लग रहे, सेक्शन 27 और 28। सेक्शन 27 क्या कह रहा था कि भाई ए की ट्रांसफर में अगर इंटरेस्ट फेल हो जाएगा तो डिस्पोजिशन चला जाएगा किसके पास, जो इंटरेस्ट चला जाएगा जिसके पास सेकेंडरी रेसिपिएंट है उसके पास। 28 भी तो वही बात कह रहा है, घुमा फिरा के वही चीज कह रहा है कि भाई अगर ट्रांसफर कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज है, उसमें कह रहा था कि हुआ नहीं अभी ट्रांसफर, वहां पे ट्रांसफर होना है अभी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पहले जो प्रायर इंटरेस्ट होल्डर है उसके पास चला जा चुका है, प्रॉपर्टी जा चुकी है, लेकिन उसके पास रहेगी कब तक, उसका जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्टिव है। मतलब ये कि भाई कंडीशन लगाई गई है, कंडीशन फुलफिल हो गई अगर तो चला जाएगा अल्टीरियर बेनिफिशियरी के पास, अगर फुलफिल नहीं हुई तो उसका एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा। सेक्शन 29 फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। अब देखिए अभी तक हमने जितना भी देखा, जितने भी कंडीशंस की बात की, वो सारा कंडीशन प्रेसिडेंट था। क्यों, क्योंकि हमने ये कहा कि कंडीशन होगा तब जाके ट्रांसफर होगा, या कंडीशन नहीं होगा तब जाके ट्रांसफर होगा, तो पहले कंडीशन आ रहा है, ट्रांसफर बाद में आ रहा है। जहां कंडीशन पहले ट्रांसफर बाद में है वो था कंडीशन प्रेसिडेंट, जो हमने अब तक पढ़ा। जहां ट्रांसफर पहले कंडीशन बाद में लगाई गई, ट्रांसफर होने के बाद, जैसे हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, सेक्शन 10 में क्या था भाई कि ट्रांसफर के बाद इसे किसी को एलिनेट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकता ट्रांसफर। ये क्या है, ट्रांसफर के बाद का कंडीशन लगाया गया है, तो इसे क्या कहेंगे, कंडीशन सब्सिक्वेंट। या ट्रांसफर के बाद इस लैंड पे जितनी ट्रीज हैं इसे कभी भी पूरी लाइफ कट नहीं किया जाएगा। ये क्या है, ट्रांसफर के बाद के कंडीशंस लगाए गए हैं, तो ट्रांसफर के बाद जो कंडीशंस लगाए जाए उन्हें कहते हैं सब्सिक्वेंट कंडीशंस, ठीक है। तो उनका फुलफिलमेंट कैसे होगा, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट एंड अल्टीरियर डिस्पोजिशन, यानी कौन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन की हम बात करें यहाँ पे, यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, of the kind contemplated by the last preceding section cannot take effect unless the condition is strictly fulfilled। अब देखिए डिफरेंस कहां आ गया। पहली चीज तो हमने जब कंडीशन प्रेसिडेंट की बात की, सेक्शन 26 क्या कह रहा था, सेक्शन 26 बहुत क्लियरली ये बात कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस क्या कह रहा था कि भाई वहां पे टर्म यूज किया था सब्सटैंशियली कंप्लाइड, सब्सटैंशियल कंप्लायंस यूज किया कि जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट एकदम उसके लिटरली जैसे लिखा हुआ स्ट्रिक्टली उसको उसका कंप्लायंस उस तरीके से मीट किया जाए, वैसे फुलफिलमेंट। तो जरूरी क्या है कि मेजर हिस्सा फुलफिल कर दिया गया, मेजर पोर्शन ऑफ इट हैज बीन कंप्लीटेड। तो जब अगर मेजर पोर्शन मीट हो गया तो हम मान लेंगे कि जो कंडीशन थी वो पूरी मीट हो गई। 29 जो है उसकी उल्टी बात नहीं कर दी, कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड, अल्टीरियर डिस्पोजिशन सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है वो कब माना जाए, कंटेम्पलेटेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। मतलब जब प्रीसीडिंग सेक्शन, अगर हम
सेक्शन 28 में होने वाले जो अल्टीरियर इंटरेस्ट था, यानी कि भाई उसमें क्या सेक्शन 28 में क्या था कि एक को ट्रांसफर किया गया, अल्टीरियर इंटरेस्ट जगह कंडीशन अगर मीट हो जाएगी तो उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऐसे केस में कंडीशन सब्सिक्वेंट अगर लगाया जाए, अल्टीरियर डिस्पोजिशन के केस में कंडीशन सब्सिक्वेंट हो तो कंडीशन सब्सिक्वेंट को वर्ड टू वर्ड स्ट्रिक्टली फुलफिलमेंट करना होता है। यहाँ पे डीम्ड का केस नहीं होगा कि सब्सटैंशियल कंप्लायंस हो गए तो हमने डीम कर लिया कि भाई पूरा मान लिया गया है, ये कह रहा है, इसको समझते हैं पूरा। It basically governs situations where an interest in property is transferred to one person, but with a backup transfer, जिसे हम ulterior disposition कह रहे हैं, to another person if a specific condition occurs। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा भाई, अभी इसके पीछे वाले कंडीशन में क्या था, एक एग्जांपल हमने क्या देखा था कि ए ने बी को ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी, ठीक है, कहा कि अगर 30 साल तक, कंडीशन क्या था 30 इयर्स, 30 इयर्स तक इसकी डेथ नहीं होती है तो प्रॉपर्टी इसके पास रह जाएगी, और अगर डेथ हो जाती है तो चली जाएगी सी के पास। यही कंडीशन थी। कंडीशन क्या था, 30 साल तक इसका जिंदा रहना, ठीक है। इसके पास क्या था, प्रायर डिस्पोजिशन, इसके पास क्या था, अल्टीरियर डिस्पोजिशन। ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी है, पहला तो हो चुका है, यही था कि पहले ट्रांसफर, पहला इंटरेस्ट हो चुका है, प्रायर डिस्पोजिशन मतलब पहले बार ट्रांसफर हो चुका है। अब दूसरी बार ट्रांसफर के लिए जब सब्सिक्वेंट सेकेंडरी ट्रांसफर जो होना है उसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि भाई अगर जो ट्रांसफरी है, जो प्राइमरी ट्रांसफरी है, जो जो फर्स्ट रेसिपिएंट है, उस वो अगर कंडीशंस को मीट कर देगा, मतलब ट्रांसफर के बाद जो कंडीशन लगाया गया है अगर वो पूरी तरीके से जब तक मीट नहीं होगा तब तक अल्टीरियर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब हम कह रहे हैं कि भाई 30 साल, मतलब हम 29.5 नहीं कह रहे हैं, 29.9 नहीं कह रहे हैं, हम पूरा 30 साल की बात कर रहे हैं। 30 साल तक अगर ये इंसान जिंदा है तो ये प्राइमरी डिस्पोजिशन से इसके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ओनर, और अगर पहले डेथ हो गई तब तो फिर उसके पास चला जाएगा प्रॉपर्टी। बस सेक्शन 29 से इतनी सी बात करने की कोशिश कर रहा है कि सेक्शन 28 में जो कंडीशन लगाया, ठीक है, सेक्शन 28 में जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं उसका स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट जरूरी है अल्टीरियर रेसिपिएंट के पास प्रॉपर्टी जाने के लिए। फॉर द सेकेंड पर्सन अल्टीरियर रेसिपिएंट टू गेट द प्रॉपर्टी द कंडीशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड, पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अगर जैसे वही मान लीजिए कि उसकी डेथ का नहीं, अगर ऐसा होता है कि बी ने शादी किसी से उसने शादी पी से अगर कर ली, किसी एक स्पेसिफिक इंसान से, कि भाई उसने शादी अगर नहीं पी से कर ली अगर किसी गिवन इंसान से, तो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, ठीक है। तो अब अगर उसकी उससे नहीं होके उसकी सिस्टर से शादी हो गई, उससे नहीं होके, जिसकी जो स्पेसिफाइड पर्सन है उससे नहीं होके उसके किसी रिलेटिव से, उसके किसी घर में उसकी सिस्टर से हो गई, तो ये नहीं कह सकते कि कंडीशन मीट हो गया, उसी घर में तो है, नहीं, ऐसी चीजें नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, सेक्शन 29 कहने की कोशिश करें कि जब हम कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करेंगे तो कंडीशन सब्सिक्वेंट के केस में कोई भी सब्सटैंशियल कंप्लायंस वाली बात नहीं है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए, बिल्कुल जैसा लिखा है बिल्कुल उस तरीके से। It is a condition subsequent, meaning if it happens after the property has already vested in the first person। मतलब सेक्शन 28 में बात की गई है किसकी, कंडीशन सब्सिक्वेंट की। कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, ट्रांसफर के बाद, तो पहले पर्सन के पास तो ट्रांसफर हो चुका था ना, ट्रांसफर के बाद के लिए कंडीशन लगाया गया है। जैसे अब मैंने कहा कि भाई प्रॉपर्टी अगर ए को दे दी, बी को दे दी गई, ठीक है, कि अगर इस प्लॉट पे से पेड़ कटा, एक भी पेड़ कटा, तो ये प्रॉपर्टी तुमसे लेके डी के पास चली जाएगी। तो ट्रांसफर के बाद वो कंडीशन है कि पूरे कभी भी इस प्लॉट पे से पेड़ नहीं कटेंगे, इस लैंड पे से कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे, जैसे ही ट्रीज कट किए जाएंगे प्रॉपर्टी दूसरे को चली जाएगी। तो क्योंकि प्राइमरी ट्रांसफर के बाद के कंडीशंस लगाए गए हैं, एक ट्रांसफर हो चुका है, अल्टीरियर डिस्पोजिशन के यानी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के लिए कंडीशंस हैं, पहले ट्रांसफर के बाद, तो यहाँ पे क्या है, इन कंडीशंस का स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट होता है। कंडीशन सब्सिक्वेंट के केस में स्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पे
ऑलमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। एसेंशियल्स क्या क्या है इस सेक्शन के 29 के लिए? इनिशियल ट्रांसफर मतलब पहले एक को ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। अल्टीरियर डिस्पोजिशन, सेकेंडरी ट्रांसफर इज प्लान्ड फॉर पर्सन बी, मतलब एक को दिया जा चुका है, अब दूसरे को देना है। An event or condition that must happen or not happen for the property to move from person A to B, एक कोई कंडीशन लगा रखी है, उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए, ये क्या है? सब्सिक्वेंट कंडीशन। इस कंडीशन की स्ट्रिक्ट लीगल नियर मिसेस डोंट काउंट, नियर मिसेस द कंडीशन मस्ट बी मेट एग्जैक्टली एज स्पेसिफाइड बाय द ट्रांसफर, ट्रांसफरर ने जैसे कहा है एग्जैक्टली लिटरली स्ट्रिक्टली उसी तरीके से कंप्लायंस चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो फर्दर ट्रांसफर है वो नहीं होगा, ठीक है। फर्दर ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन बिल्कुल जैसे लिखे हैं वैसे मीट होने चाहिए, वरना ट्रांसफर नहीं होगा, ये कह रहा है सेक्शन 29। सो वी सी हियर इन केस ऑफ सेक्शन 28 हमने बात करी है, जो हम अल्टीरियर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट कंडीशन की, ठीक है। सेक्शन 27 जो था वहां हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, क्यों? वहां प्रेसिडेंट की कैसे बात की गई है? वहां पे क्या कह रहा है कि भाई एक ही ट्रांजैक्शन में दो इंटरेस्ट क्रिएट किए गए, अभी ट्रांसफर किसी को नहीं हुआ है। ट्रांसफरर ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि अगर इसने फुलफिल किया तो इसके पास, अगर इसके पास इसका इंटरेस्ट फेल हो गया तो दूसरे के चला जाएगा। कंडीशन फुलफिल अगर हो गया प्रायर इंटरेस्ट से, मतलब प्राइमरी जो रिसिपिएंट है उससे, तो उसके पास, अदरवाइज जो दूसरा है सेकेंडरी उसके पास रहेगा। तो क्योंकि ट्रांसफर अभी किसी को नहीं हुआ है, कंडीशन पहले मीट होना है, ट्रांसफर के पहले, प्राइमरी ट्रांसफर के पहले, तो इसलिए ये कंडीशन प्रेसिडेंट से डील कर रहा है। अल्टीरियर डिस्पोजिशन के केस में कॉन्सेप्ट में दोनों को डिवाइड करें, देखिए कंडीशन दो तरीके के हो गए, ठीक है। इसे अगर हम ऐसे समझें, कंडीशन ये दो तरीके का, प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंट, यानी ये जो पहले आए ट्रांसफर के, ये जो बाद आए, ठीक है। प्रेसिडेंट जो ट्रांसफर के पहले आए बिफोर ट्रांसफर, सब्सिक्वेंट जो आफ्टर ट्रांसफर आए। अब यहां से आया डिस्पोजिशन का कॉन्सेप्ट। डिस्पोजिशन का मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी ट्रांसफर ही है, ठीक है। इसमें भी हम देख रहे हैं दो तरीके का, प्रायर डिस्पोजिशन, अल्टीरियर डिस्पोजिशन। प्रायर डिस्पोजिशन किसको है? जो प्राइमरी रेसिपिएंट है, जो फर्स्ट रेसिपिएंट है, प्राइमरी रेसिपिएंट। अल्टीरियर डिस्पोजिशन सेकेंडरी रेसिपिएंट, ठीक है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हुए। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट कैसे किया कि भाई कह रहा है कि डिस्पोजिशन कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में डिस्पोजिशन प्रेसिडेंट टाइप का भी हो सकता है, कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में भी डिस्पोजिशन होगा, जो कि सेक्शन 27 दिया हुआ है, मतलब उसमें भी प्राइमरी, उसमें भी प्रायर डिस्पोजिशन अल्टीरियर डिस्पोजिशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है सेक्शन 27। और कंडीशन सब्सिक्वेंट के केस में भी प्रायर और अल्टीरियर डिस्पोजिशन का केस कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो कि बात करता है सेक्शन 28 में, ठीक है। 27 क्या कह रहा है? देखिए ये कंडीशन प्रेसिडेंट से डील कर रहा है, ठीक है, ये चीज इससे डील कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है सेक्शन 27? सेक्शन 27 कह रहा है कि भाई अभी दोनों लाइंड अप ट्रांजैक्शंस हैं, एक ही लाइन में है पर अभी हुआ एक भी नहीं है, तो कंडीशन अगर मीट हो गई पहले ही प्राइमरी रिसिपिएंट से तो उसके पास प्रॉपर्टी रह जाएगी, नहीं होगी, अगर फेल कर जाएगी तो चली जाएगी दूसरे के पास, सेकेंडरी जो है। सेक्शन 28 के केस में भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर्स में भी दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंट कंडीशन के केस में कह रहा है कि भाई एक को ट्रांसफर हो चुका है, प्राइमरी रिसिपिएंट है, उसके पास प्रॉपर्टी जा चुकी है, लेकिन अब उसके पास रहेगी कि नहीं ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पे। कंडीशन अगर मीट हो गए तो चला जाएगा सेकेंडरी रिसिपिएंट के पास, नहीं हुए तो ओनर कौन हो जाएगा? जो प्राइमरी रिसिपिएंट है वो हो जाएगा।
तो इस तरीके से दोनों टाइप के कंडीशंस, दो टाइप के कंडीशन हो गए, प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, और डिस्पोजिशन भी दो टाइप का हो गया, कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो इन दोनों को कोरिलेट कर दिया आपस में। तो विद दिस हमने सेक्शन 29 तक कवर कर लिया। तो आज का क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, हमने अब तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, बहुत सारे। प्लीज प्लीज रिमेंबर द टॉपिक्स। हमने अब तक क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले तो हमने जब स्टार्ट किया था कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, इंट्रोडक्शन देखिए, ये सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, पार्टीज कौन हो सकती हैं, ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल क्या है, टीपीए का सब्जेक्ट मैटर, ये सब जो है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, बेसिक्स। इसके बाद हम आ गए कि भाई अब आते हैं किस तरीके का इंटरेस्ट है, कैसे कैसे ट्रांसफर किया जाता है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले सेक्शन 10 में क्या देखा था कि दिया हुआ था कि भाई सब्सिक्वेंट कंडीशंस के बारे में बात कर रहा था कि अगर कोई कंडीशंस लगाए गए एलियनेशन से रिलेटेड तो वो वॉइड हो जाएंगे, ट्रांसफर वैलिड होगा। 11 में क्या दिया होता है कि डायरेक्शंस दिए हुए हैं, रिपग्नेंट डायरेक्शंस जो कि एंजॉयमेंट में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शंस वॉइड हो जाएंगे, ट्रांसफर वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनबॉर्न का प्रिंसिपल था, अनबॉर्न को किस तरीके से दिया जाएगा, सेक्शन 13 बात करता है। सेक्शन 13, सेक्शन 20, ये सारे सेक्शन उस बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 13 क्या कह रहा है, सेक्शन 13 कहता है कि किसी अनबॉर्न में इंटरेस्ट अगर क्रिएट करो, तो अनबॉर्न को अगर ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए पहले एक लिविंग पर्सन में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी डेथ के बाद उस पर्सन को, जो अनबॉर्न था उस वक्त जब डेट ऑफ ट्रांसफर पे, जो कि अब एग्जिस्टेंस में आ चुका है, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। नाउ हियर कम सेक्शन 19 आल्सो, जो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है। सेक्शन 20 एक्चुअली, वेस्टेड इंटरेस्ट तो बहुत जनरल हो गया, सेक्शन 20 बताता है कि भाई जो अनबॉर्न है उनके पास एक वेस्टेड इंटरेस्ट आता है। इसका भी ऑर्डर मैंने कहा था 13, 20 एंड 19 कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने 13 बताया, अब इससे हम रिलेट करेंगे सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कह रहा है कि भाई जो अनबॉर्न है उसके जन्म के साथ ही, एग्जिस्टेंस में आते ही उसके उसके पास एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब ओनरशिप उसके पास चली जाती है। इंटरेस्ट क्रिएट हो गया यानी अधिकार उसके पास आ गया, यानी ओनरशिप उसके पास चली गई, जिसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। और जब लाइफ इंटरेस्ट भी, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट थे, उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। यहां से आता है कॉन्सेप्ट वेस्टेड इंटरेस्ट का, सेक्शन 19 में जो दे रखा है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, किसी सर्टेन इवेंट जिसका टाइम स्पेसिफाइड, नेवर इवेंट सर्टेन है के होने पे, सर्टेन इवेंट के व्हाटएवर टाइम, जब टाइम स्पेसिफाइड है उसके होने पे, जब इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो जो इंटरेस्ट अक्रू होता है, उसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट का ऑपोजिट है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या कहता है कि भाई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है जो इमीडिएटली आ जा रहा है किसी के पास, वो है वेस्टेड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो है ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल है, मतलब इनहेरिट भी किया जा सकता है। जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी था, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको वो इंटरेस्ट जो है वो इनहेरिट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जो वेस्टेड का कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है, जो कि सेक्शन 21 में दे रखा है। ये क्या कहता है, सेक्शन 21 कहता है कि भाई किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे बेस्ड जो इंटरेस्ट आएगा वो हो गया कंटिंजेंट इंटरेस्ट। यही इंटरेस्ट जब इवेंट अगर हो जाता है तो वो वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 14 नाउ, सेक्शन 14 क्या कहता है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। जब हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं तो वहां है कि भाई लाइफ इंटरेस्ट, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट की डेथ के बाद जो भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जो अनबॉर्न, उसे मिलेगा। सेक्शन 14 बताता है कि अंटिल व्हाट पीरियड आप उस प्रॉपर्टी के एलियनेशन को पोस्टपोन करके रख सकते हो। तो कहता है भाई कि जितने प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है उसके बाद अनबॉर्न की 18 साल तक, मतलब उसकी मेजोरिटी तक, 18 साल के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ही, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है कि परपेचुइटी में क्या ट्रांसफर हो सकता है। वो कहता है कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी को परपेचुइटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि भाई वो जो है कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे किए गए, जैसे नॉलेज के लिए अगर किया गया हो, या रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया गया, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, इन पर्पसेस के लिए अगर ट्रांसफर किया गया प्रॉपर्टी को, तो परपेचुइटी में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने आज देखा भाई कंडीशनल ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। कंडीशनल ट्रांसफर क्या है, जब कंडीशन लगाई गई है ट्रांसफर पे कि ये होगा तब जाके ट्रांसफर होगा।
कंडीशन हो गए दो टाइप के, प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट। प्रेसिडेंट मतलब कंडीशन मीट होगी पहले तब जाके ट्रांसफर होगा, सब्सिक्वेंट मतलब ट्रांसफर हो गई उसके बाद कंडीशन लगाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा डिस्पोजिशन का कॉन्सेप्ट। डिस्पोजिशन मतलब भी ट्रांसफर होता है, इसमें भी था प्रायर डिस्पोजिशन और अल्टीरियर डिस्पोजिशन। प्रायर डिस्पोजिशन मतलब उसके पास जो प्राइमरी राइट जिसके पास है, जो फर्स्ट रेसिपिएंट है प्रॉपर्टी का। अल्टीरियर डिस्पोजिशन मतलब जो सब्सिक्वेंट या सेकेंडरी रेसिपिएंट है प्रॉपर्टी का, सेकेंडरी इंटरेस्ट जिसके पास आ रहा है वो। तो ये कॉन्सेप्ट भी था, इसमें हमने अपटिल सेक्शन कंडीशनल ट्रांसफर के सब्सिक्वेंट एंड प्रेसिडेंट और जो डिस्पोजिशन है इन दोनों को कोरिलेट करके अपटिल सेक्शन 29 कवर कर लिया। सो with examples, as much as examples as I can, and with all the explanations I have tried to explain, please let us know in case you have any queries. And from section 30 we'll be continuing in the next lecture. Until now, until then, if you have any queries, please feel free to reach out to us and stay connected, stay tuned, and see you all in the next lecture.